हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। ये समास का पार्ट 2 है। इसके पहले हम समास का पार्ट 1 अपलोड कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो उस वीडियो को देख लें, उसमें भी बहुत सारी जानकारी दी गई है। समास से संबंधित इंपोर्टेंट प्रश्न भी बताए गए हैं, कहाँ से प्रश्न बनते हैं ये भी समझाया गया है, कौन कौन से प्रश्न एग्जाम में अक्सर बनते हैं ये भी बताया गया है। अब हम सीधे बात करेंगे अपने टॉपिक की, और आज का हमारा टॉपिक है समास। आज का हमारा टॉपिक है समास। तत्पुरुष समास का उत्तर पद अथवा अंतिम पद प्रधान होता है। ऐसे समास में प्राय प्रथम पद विशेषण तथा द्वितीय पद विशेष्य होते हैं। द्वितीय पद तत्पुरुष के विशेष होने के कारण समास में इसकी प्रधानता होती है। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है तत्पुरुष समास में अंतिम पद। अब अंतिम पद क्या है? किसी भी समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और अंतिम पद। तो तत्पुरुष समास में भी अंतिम पद की प्रधानता होती है, अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। अब चाहे तो नोट कर सकते हैं कि तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें कारक चिन्हों का लोप होता है। तत्पुरुष समास वह समास है जिनमें कारक चिन्हों का लोप होता है। अथवा ये कह सकते हैं ऐसे समास जिसमें विशेषण तथा विशेष्य की प्रधानता होती है। कंफ्यूज नहीं होना है, कर्मधारय समास में भी होता है और तत्पुरुष समास में भी होता है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है हम आपको आगे बता रहे हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ये चाहे तो आप नोट कर सकते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कारक के जितने भेद हैं तत्पुरुष समास के भी उतने भेद हैं। नहीं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तत्पुरुष समास के 6 भेद कौन कौन से, पहले मैं ये स्पष्ट कर दूं, फिर मैं वो भी बता रही हूँ। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। कितने भेद हो गए? 6। अब कौन कौन भेद नहीं है? कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है, कर्ता तत्पुरुष नहीं होता है, नोट कर लीजिए। और संबोधन, संबोधन भी नहीं होता है, इसको भी आप नोट करते हुए चलिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो कुल कितने हो गए? 6 तत्पुरुष हो गए। कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। कारक चिन्ह कितने होते हैं? चिन्ह, ये चिन्ह है। चिन्ह कितने होते हैं? चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं। और तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। और कौन कौन भेद नहीं है? तो कर्म और संबोधन तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत नहीं आते हैं। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया होगा। अब आगे चले, हम तत्पुरुष समास के कुछ भेदों पे, महत्वपूर्ण भेदों पे ही चर्चा करेंगे। जो इनके भेद हैं 6, इनमें से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है हम उन्हीं को देखेंगे। ठीक है, अब आगे। समास में दोनों शब्दों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। किस समास में? तत्पुरुष समास में। कह रहा है समास में दोनों शब्दों के बीच, ये नोट कर लीजिए, यही मुख्य बिंदु है, इसे नोट करते हुए चलिए। कारक चिन्ह जो होता है उनमें कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। किस समास में? तत्पुरुष समास में। जैसा शब्द है, आपके पास शब्द है राजकुमार, इसका क्या होगा? अगर हम इसको समास विग्रह कर रहे हैं तो शब्द मर रहा है राजा का कुमार, और राजकुमार में कौन सा तत्पुरुष है? कौन सा तत्पुरुष अगर पूछ दे तभी ध्यान दीजिए, आप कारक चिन्ह आपको याद होगा। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए आपादान से अलग संबंध के का और की, और इसमें क्या आ रहा है? का आ रहा है। जब इस शब्द में का आ रहा है तो कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक होगा। कौन सा कारक होगा? संबंध कारक होगा। क्लियर हुआ? संबंध कारक होगा। आगे बढ़ा जाए। अब ऐसे धर्म ग्रंथ शब्द है, और जब हम इसका समास विग्रह कर रहे हैं तो शब्द क्या बन रहा है? धर्म का
ग्रंथ, इसमें भी कौन सा कारक है? ध्यान दीजिए, इसमें भी संबंध ही कारक होगा, क्योंकि का, के, की किसके अंतर्गत आएगा? संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। अब दे रहा है रचना को करने वाला, रचना को करने वाला, रचनाकार। अब ध्यान दीजिए, यहां का, की, के का प्रयोग किसमें हुआ है? संबंध कारक में। तो यहां भी कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक हो जाएगा। अब आगे कर्म तत्पुरुष, हम बहुत ही संक्षिप्त में इसे बताएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस फैक्ट को भी आप नोट करते हुए चलिएगा। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। किसका लोप हो जाता है? को का लोप हो जाता है। को का लोप हो जाता है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। मनोहर, मन को हरने वाला। ध्यान दीजिए, इसमें किस विभक्ति का लोप हो रहा है? को, और किसके अंतर्गत आता है? कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया होगा। अब अगला है करण तत्पुरुष। अब करण तत्पुरुष में करण, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप होता है। क्या क्या लोप होता है? से, के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे कि सूर रचित, सूर द्वारा रचित, द्वारा शब्द आ गया। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित, द्वारा शब्द आया है। ऐसे शोक ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। क्लियर हो गया। कुछ शब्द और है इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में बार बार आए हैं। पड़ कुटीर, पड़ से बनी कुटीर, यानी पत्ते से बनी कुटिया। रोगातुर, रोग से आतुर। ऐसे ही अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अब कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अब हम सीधे चलेंगे, कुछ और भी है जो आप नोट कर लीजिए। जैसे कि रसोई घर, एक मैं समझा दे रही हूं। रसोई घर शब्द है, रसोई घर। और जब हम इसका विग्रह कर रहे हैं तो शब्द क्या बन रहा है? शब्द बन रहा है रसोई के लिए, के लिए घर। क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट? अब इसमें पूछे कि कौन सा है, कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सीधे कारक चिन्ह याद करने हैं। कर्ता कारक नहीं है, संबोधन कारक का प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता है। तो संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, संप्रदान शब्द का प्रयोग, संप्रदान तत्पुरुष में क्या प्रयोग होता है? के लिए का प्रयोग होता है। तो इस आधार पे के लिए का भी प्रयोग इसमें हुआ है, तो कौन सा तत्पुरुष समास होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। क्लियर हो गया होगा। हम आगे चलेंगे। द्वंद्व समास इंपॉर्टेंट है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, इस समास में दोनों पद ही प्रधान होते हैं। किस समास में? ध्यान दीजिए, समास में दो पद पर प्रधान होते हैं, लेकिन कोई एक ही पद प्रधान होता है। अब तक जितने समास पढ़े, मात्र द्वंद्व समास ऐसा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। इसमें किसी भी पद का गौड़ नहीं होता है। ये दोनों पद एक दूसरे पद की विलोम होती है। ध्यान दीजिए, इसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे नोट करते हुए चलिए। किसकी प्रधानता होती है? दोनों पद की प्रधानता होती है। दोनों पद एक दूसरे के पद की क्या होते हैं? विलोम होते हैं। क्या होते हैं? एक बार और समझ लीजिए, विलोम होते हैं। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कभी कभी ऐसा नहीं भी होता, लेकिन इनके मध्य विग्रह करने पे क्या होता है? और अथवा या एवं का प्रयोग होता है। अब हम उदाहरण पे चलें। उदाहरण आपके समूह कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। जैसे जलवायु, जल शब्द है, जलवायु, जल और वायु, और शब्द का प्रयोग हुआ है। अपना पराया, ध्यान दीजिए, इनके मध्य पहचानने की एक ट्रिक है, इस ट्रिक को नोट कर लीजिए। इनके मध्य योजक चिन्ह लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अब ध्यान दीजिए, पाप पुण्य के मध्य लगा हुआ है, राधा कृष्ण के मध्य लगा हुआ है, अन्न जल के मध्य लगा है, नर नारी के मध्य। जितने भी द्वंद्व समास के शब्द हैं, पहचानने का एक ट्रिक है, आप नोट कर लीजिए।
इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनके मध्य हमेशा योजक चिन्ह लगा होता है। उनके मध्य क्या लगा रहता है? योजक चिन्ह। और ये अक्सर एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। अब देखो कैसे होते हैं, आप देखिए। अपना पराया, अपना और पराया। पाप पुण्य एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। राधा कृष्ण भी एक दूसरे के पर्यायवाची में आते हैं। सॉरी, क्षमा चाहूंगी, पर्यायवाची नहीं, विलोम के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? विलोम के। चाहे जल वायु हुआ, अपना पराया शब्द हुआ, पाप पुण्य हुआ, राधा कृष्ण हुआ, अन्य जल हुआ, नर नारी हुआ, अथवा राजा रानी हुआ, राजा रंग हुआ, ये शब्द द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। अक्सर ये शब्द विलोम होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। अब ध्यान दीजिए, इनके मध्य क्या लगा है? अपना और पराया। अपना या पराया देता है पाप पुण्य, पाप और पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। अन्य जल, अन्य और जल। ऐसे ही शब्द है नर नारी, नर और नारी। गुण दोष, गुण और दोष। देश विदेश, ध्यान दीजिए, सभी शब्दों के मध्य योजक चिन्ह लगा होता है। ये पहचानने का ट्रिक है। देश और विदेश, ऐसे शब्द है अमीर गरीब, अमीर और गरीब। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब अक्सर एग्जामों में आजकल पूछ दे रहा है द्वंद्व समास की भेद। कितने भेद होते? अभी मैंने बताया तत्पुरुष समास के। तो तत्पुरुष समास के मुख्य भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। कारक 8 होते हैं, चूंकि कारकों पे ही आधारित होता है तत्पुरुष समास, लेकिन कारकों की संख्या 8 होती है। प्रथम कारक और अंतिम वाले कारक चिन्ह को आपको हटा देना है, ये ट्रिक बना लीजिए। द्वंद्व समास के भेद में कौन कौन से हैं? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। प्रश्न कैसे पूछता है? प्रश्न पूछता है निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समास के भेद नहीं है? तो अब दे देगा संप्रदान द्वंद्व समास। तो संप्रदान द्वंद्व समास नहीं होता है, संप्रदान क्या होता है? तत्पुरुष समास के भेद के अंतर्गत आता है। अब क्लियर हो गया होगा, अब डाउट्स क्लियर हो गया होगा। यदि आपको डाउट्स क्लियर हो गए हों तो कमेंट बॉक्स में एक लाइक का सिंबल बना के प्रेस करें, भेजें, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको एकदम क्लियर हो गया। द्विग समास, द्विग समास में पूर्व पद संख्या वाचक होता है। पहचाने का ट्रिक भी बना लीजिए। जो जितने भी द्विग समास के अंतर्गत शब्द आते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? संख्या वाचक होता है। और कभी कभी उत्तर पद भी संख्या वाचक होता है। कह रहा कभी कभी ऐसा होता है उत्तर पद, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे पद को क्या कहते हैं? उत्तर पद कहते हैं। तो कभी कभी उत्तर पद भी संख्यावाचक होता है। अब कह रहे इस समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह को दर्शाती है, किसी अर्थ को नहीं। क्या समूह? ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी नोट कर लीजिए। द्विग समास में जो संख्या प्रयुक्त होती है वो समूह को दर्शाती है, न कि अर्थ को। इससे समूह और समाहार का बोध होता है, उसे द्विग समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्विग समास। जैसे शब्द है नवग्रह, शब्द क्या है? उदाहरण में आप नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट। ये जितने भी मैंने उठाए हैं ये हर बार एग्जाम में इससे प्रश्न बने हैं। हर बार एग्जाम में टेट, सुपर टेट, यहाँ तक कि नेट के भी पेपर में बना है, यूपी पुलिस के भी पेपर में बना है। तो जैसे 9 ग्रह, 9 ग्रहों का समूह, तो यहाँ 9 शब्द क्या है? संख्यावाचक। मात्र द्वंद्व समास ऐसा समास है जिसमें संख्या का प्रयोग किया गया है। अब दिया है दोपहर, दोपहरों का समाहार, 2 शब्द दिया है। पहला पद क्या है? त्रिवेणी, त्रिवेणी 3 वेड़ियों का समूह। अब ऐसे पंचतंत्र, पंचतंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। अब क्लियर हो गया। कुछ शब्द जैसे कि कुछ और महत्वपूर्ण शब्द हैं, जैसे शब्द है पंचवटी, 5 वृक्षों, वटी 5 वृक्षों का समूह। क्लियर हो गया। त्रिनेत्र भी अगर ध्यान दीजिए द्विग समास में आए तो विग्रह पे जाएगा। विग्रह अगर पूछ रहा है त्रिनेत्र का सही विग्रह क्या द्वंद्व समास के अनुरूप सही होगा? तो यहां हो जाएगा त्रिनेत्र का 3 नेत्रों, थोड़ा सा रुक जाइए, 3 नेत्रों का
समूह, समूह अर्थ में हो जाएगा। ध्यान दीजिए, समूह अर्थ में होगा। जबकि अगर रहता तीन नेत्र, त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, तब क्या हो जाता? बहुव्रीहि समास हो जाता। अब डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आगे बढ़ा जाए। दशानंद भी आ सकता है, दशानंद द्वंद्व समास में आ सकता है, लेकिन ये उसके किस पे डिपेंड करता है? विग्रह पे डिपेंड करता है। जैसे कि दशानंद 10 सिर हैं जिसके, वो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 10 सिरों का समूह, तब क्या हो जाएगा? तब ध्यान दीजिए, तब वहां द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। अब कंफ्यूजन बिल्कुल ही नहीं होगा, आपका क्लियर हो गया होगा। अगला महत्वपूर्ण है, मैं अभी ट्रिक भी बताऊंगी कुछ समासों का। महत्वपूर्ण है समास और संधि में अंतर। क्या अंतर है? बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, दोनों को कॉमन मान लेते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। क्या होता है? मेल होता है। संधि में उच्चारण के नियमों का विशेष महत्व होता है। मैं बार बार कहती हूँ, दोनों शब्द स्वतंत्र होते हैं। किसमें? संधि में। इसमें 2 वर्ड होते हैं, परिवर्तन भी किसमें होता है? वर्डों के मध्य होता है। इसमें कहीं पर एक तो कहीं पर दोनों वर्गों में परिवर्तन हो जाता है। आप ध्यान दीजिए, कभी कभी ऐसा होता है दोनों में ही ह्रस्व ई लगा हुआ है लेकिन वो दीर्घ ई में परिवर्तित हो जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है प्रथम वर्ड में ह्रस्व ई है और द्वितीय वर्ड में दीर्घ ई है, तब वो दीर्घ वर्ड हो जाता है। तो यानी कहीं पर एक ही वर्ग में परिवर्तन होता है और कहीं कहीं दोनों वर्ग में। क्लियर हुआ? और कहीं पर तीसरा वर्ग भी आ जाता है। संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने की प्रक्रिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, संधि किए हुए शब्दों को तोड़ने की प्रक्रिया विच्छेद कहलाता है। हमेशा संधि में विच्छेद की प्रक्रिया होती है। संधि में जिन शब्दों का प्रयोग होता है उनका मूल अर्थ नहीं बदलता, कभी भी उसके मूल अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पुस्तक, धन आलय, आलय का अर्थ घर है और पुस्तक का अर्थ पुस्तक है, और शब्द बनता है पुस्तकालय यानी पुस्तक का घर, अर्थ वही रहेगा, पुस्तक, पुस्तक, आलय मतलब घर। अब आगे देखिए, कह रहा है समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप कहने या संक्षेपीकरण कराना किसके अंतर्गत आता है? समास के अंतर्गत आता है। समास में वर्गों के स्थान पे पद का महत्व होता है। किसके स्थान पे? वर्गों के स्थान पे पद का महत्व होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, तो राजपुत्र पद के अंतर्गत आता है, न कि वर्ड के अंतर्गत, न कि शब्द के अंतर्गत, क्योंकि 2 शब्दों का प्रयोग करके एक शब्द बनाने की प्रक्रिया को पद कहते हैं। इसमें 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक समस्त पद बन जाते हैं। जैसे राजपुत्र या राजा का पुत्र या राजपुत्र, राजपुत्र शब्द समस्त पद के अंतर्गत आएगा और इनके बीच से विभक्तियों का लोप हो जाता है। मैं बार बार बता रही हूँ, तत्पुरुष समास जितने भी हैं उनके मध्य भी विभक्तियों का लोप होता है। अन्य समास में भी आपको बताया गया है विभक्ति का लोप हो रहा है। समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। इस आधार पे हम कहते हैं समास में तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विग्रह कहलाती है, जबकि संधि में विच्छेद कहलाता है। समास में बने हुए शब्द के मूल अर्थ को परिवर्तित किया भी जा सकता है और परिवर्तित नहीं भी किया जा सकता। जैसे विषधर शब्द है, विषधर, विष को धारण करने वाला। आपको ये बताना पड़ेगा विषधर में कौन सा समास है। कमेंट बॉक्स में अब तुरंत लिखिएगा विषधर में कौन सा समास है। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप नोट करते हुए चलिए। जैसे कि मैं कल पढ़ाई थी फर्स्ट वीडियो में समास के अव्ययीभाव समास पहचानने की ट्रिक। अब अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं फिर करी हूँ, वीडियो देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप कैसे पहचानेंगे अव्ययीभाव समास है? अव्ययीभाव समास में जो पहला पद होगा यानी पूर्व पद होगा वो हमेशा उपसर्ग आधारित होगा। क्या होगा? उपसर्ग आधारित होगा। जैसे उप गंगा, गंगा ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उप शब्द क्या है? उपसर्ग के अंतर्गत आता है। ऐसे ही प्रति दिनम, दिनम, प्रतिदिनम है। एग्जाम में बहुत कंफ्यूज होते हैं। प्रति शब्द है और प्रति किसके अंतर्गत आता है? उपसर्ग के अंतर्गत आता है।
और चूंकि उपसर्ग के अंतर्गत आता तो कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। अब आपको अव्ययी भाव समास क्लियर हो गया होगा। दूसरा समास होगा, फर्स्ट वीडियो में 3 समास में डाली थी, अव्ययी भाव समास। दूसरा समास था